हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज को, जिसमें आज हमारा होने वाला है तीसरा चैप्टर धातु या धातु। धातु या धातु को हम कैसे पहचान सकते हैं इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के द्वारा। तो इसमें हम क्वेश्चन को करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं इनके भौतिक और रासायनिक गुणों को आपको अलग अलग बताता हुआ चलूँगा। तो इसमें आपको दोनों ही गुणों को आसानी से समझ लेंगे आप। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं, ये पूछा है। तो क्या इसमें विद्युत की अच्छी कंडक्टर होती हैं, मतलब विद्युत चालकता होती है, ध्वनिक प्रकृति होती है, मतलब जब धातुएं आपस में टकराती हैं या कुछ भी होता है तो उसमें ध्वनिक प्रकृति होती है, इसमें ध्रुवीयता होता है, या इसमें तन्यता होती है। अब इसमें बताना है आपको। देखो, धातु में होती है विद्युत की अच्छी कंडक्टर होती है, तो इसका गुणधर्म है, कौन सा गुणधर्म है, ये इसका भौतिक गुणधर्म है, ना कि रासायनिक गुणधर्म। ओके, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, ध्वनिक प्रकृति, क्या इसमें ध्वनिक प्रकृति होती है, ये भी इसका भौतिक गुण है। और ध्रुवीयता बेसिकली धातु का गुण नहीं होता, ये अधातु गुण होता है। ध्रुवीयता मतलब इसमें चमक नहीं होती, जो अधातु होती है उसमें चमक नहीं होती, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे आयोडीन वगैरह हो गया, उसमें चमक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर, वही पूछा है कि नहीं दर्शाती। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, धातु के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। धातु को जो पतला तार हम खींचेंगे उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता, आघातवर्धनता, ध्वनिता, चालकता। अब कोई भी चीज़ है, हमें उसका एक पतला रूप देना है तो उसको हम, मतलब जो धातु नर्म होगी बेसिकली उससे ही हम तार का निर्माण कर सकते हैं, और उस गुण को तन्यता कहते हैं। आघातवर्तना एक ऐसा गुण है जिसे हम पीट कर एक पतली चादर के रूप में ढाल सकते हैं, उसे आघातवर्तता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मतलब जो धातु नर्म होती है उस गुण को तन्यता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम में आता है। ओके, एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है जी, तो पॉइंट नंबर 1, उच्च ऊष्मा चालकता, क्या जिस बर्तन में खाना बनाएंगे क्या उसको वो अच्छा ऊष्मा का चालकता होना चाहिए, मतलब हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। उच्च विद्युत चालकता, क्या इसकी उच्च विद्युत चालकता होनी चाहिए। अब ये तो इस क्वेश्चन से मैच भी नहीं देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है तन्यता, क्या वो नरम होना चाहिए, नहीं नरम तो नहीं होना चाहिए, अगर नरम होगा तो क्या उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा गर्म होने के बाद। तो पॉइंट नंबर 3 है तो होगा नहीं, तो पॉइंट नंबर 3 है जहाँ भी उसको हटाते हैं, ये गया, ये हटा। उसके बाद पॉइंट नंबर उच्च गलनांक, जी हाँ, जिस बर्तन में हम खाना बनाएंगे उसका गलनांक उच्च होना चाहिए, तभी हम उसमें अच्छे तरीके से खाना बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 और 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती। अब ये अभिक्रिया श्रेणी का क्वेश्चन है, मैं अभिक्रिया श्रेणी में कल आपको एक मतलब 5-4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी अभिक्रिया श्रेणी आपको समझ में जाएगी, जिसमें इसमें पूछा है ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती। बेसिकली जो सोडियम कैल्शियम है ये मोल रिएक्टिव है, ये ठंडे और गर्म जल से आसानी से अभिक्रिया कर जाती है, कैल्शियम भी आसानी से अभिक्रिया कर जाएगी। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करके लेकिन गर्म जल से अभिक्रिया आराम से कर लेती है। लेकिन जो आयरन है वो आयरन ना तो ठंडे जल से अभिक्रिया करता, ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करता, लेकिन वो भाप से अभिक्रिया कर लेता है। तभी आपने देखा होगा जो बाहर मतलब खुले में कोई लोहा वगैरह छोड़ते हैं तो उस पर जंग लगना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वाइपर होता है हमारे वायुमंडल में वो भापी रूप होता है जल का, तो उससे अभिक्रिया कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो आयरन है वो जल से अभिक्रिया करता, ना ही गर्म जल से, ना ही ठंडे जल से अभिक्रिया करता, लेकिन भाप से अभिक्रिया कर लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आयरन तथा भाप के लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऑक्साइड प्राप्त होंगे। बिल्कुल, अब देखो वही क्वेश्चन मैंने बताया अभी, जो आयरन है वो भाप से अभिक्रिया करता है, ना कि जल से और ठंडे जल से, ना कि गर्म जल से। तो जब वो प्राप्त कर लेता है तो कौन सा आपको ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, तो इसमें आपको फेरस ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि एक जंग का रूप भी होता है, जैसे आपने देखा होगा काला काला सा पड़ जाता है आयरन बाहर। तो फिर इसको हम शुद्ध करने के लिए इसमें क्रोमियम वगैरह मिलाते हैं, मतलब जिस पर ज़्यादा जंग ना लगे। तो आगे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। अब कैल्शियम मैंने बताया, कैल्शियम जो है मतलब रिएक्टिव धातु है, जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। यह जल से प्रचंड अभिक्रिया नहीं करता, यह जल से प्रचंड अभिक्रिया करता है, यह जल से कम % अभिक्रिया करता है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। अब देखो इसमें यह जल से अभिक्रिया नहीं करता, भाई मैंने भी बताया आपको, जो कैल्शियम है वो मोर रिएक्टिव धातु है, वो जल से अभिक्रिया, ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। तो पॉइंट नंबर 1 तो होगा नहीं, पॉइंट नंबर 1 जहाँ भी उसको हम हटाते हैं, ये भी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए कट गया। यह जल से प्रचंड क्रिया
करता है। क्या जल से प्रचंड क्रिया करता है? नहीं, प्रचंड क्रिया सोडियम वगैरह करता है, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, जल से प्रचंड अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कैल्शियम इतनी प्रचंड अभिक्रिया नहीं कह सकते हम कि करता है, लेकिन यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, ये हम कह सकते हैं। तो पॉइंट नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। बिल्कुल, जो अब जैसे उसमें जल में हाइड्रोजन है तो उसके बुलबुले बनेंगे, वो गैस बन के उड़ेगा तो उसके बुलबुले जो हैं कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 भी इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं मैग्नीज तथा मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता? अब इसने कहा धातु जो होती हैं वो अम्ल से क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। बिल्कुल देती हैं। जो हमारी धातु है वो जैसे ही अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो एक तो लवण प्राप्त होगा और एक हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो भी यही क्या पूछा है, निम्नलिखित कौन सा ऐसा अम्ल है जो मैग्नीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता? अब जैसे ही आप किसी धातु की अभिक्रिया हाई स्पेशल फोर्स से कराएंगे तो आपको लवण भी प्राप्त होगा और हाइड्रोजन भी प्राप्त होगा। जैसे ही आप किसी धातु की क्रिया HCl से कराएंगे आपको लवण भी प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होगी। लेकिन HNO3 से जैसे आप क्रिया कराएंगे मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर तो आपको लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर जल में परिवर्तित कर देता है और आपको फिर हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती, आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये आदि गैसें प्राप्त होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्वोरेजिया एक संयोजन है। एक्वोरेजिया एक ऐसा संयोजन है जिसमें दो अम्ल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग एसिड हम प्राप्त करते हैं। तो इसमें 3 और 1 का अनुपात होता है जिसमें दोनों सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का सोल्यूशन होता है, जिसको हम सोना आदि को गलाने, प्लेटिनम आदि को गलाने में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक होते क्या हैं? अब आयनिक यौगिक वे होते हैं जो धातु और अधातु की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। जैसे NaCl, जैसे आप देखोगे एक आयनिक बॉन्ड है, एक ने मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, एक ने इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। मतलब धातु और अधातु के अभिक्रिया से आयनिक बंध हमें प्राप्त होते हैं। उसने पूछा आयनिक बंध नहीं है, तो क्या पोटेशियम क्लोराइड आयनिक बंध है? बिल्कुल आयनिक बंध है। तो उसने पूछा नहीं है, तो जहाँ पॉइंट नंबर 1 होगा उसको हम हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी हट गया, ऑप्शन नंबर डी भी हट गया। उसके बाद HCl, क्या HCl आयनिक, क्या HCl में आयनिक बंध होगा? नहीं, HCl भी अधातु है और क्लोराइड भी अधातु है, तो ये तो आयनिक बंध नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर दूसरा ओनली इसमें ही है, इसमें पॉइंट नंबर दूसरा नहीं है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? आयनिक यौगिक मैंने बताया, आयनिक यौगिक मतलब धातु और अधातु की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। क्या जल में विलेयता है? बिल्कुल, ये जल में घुल जाते हैं, तो ये इनका गुण है जल में घुलना। और इसे पूछा प्रदर्शित नहीं करता। ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता है, क्या ये हो सकता है? उच्च गलनांक में क्वथनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। बिल्कुल, देखो जो गलित अवस्था, जब आप इसमें जल में घुलेंगे तो ये अपने अलग अलग आयन में टूट जाएगा। तो जब ये आयन में टूट जाएगा तो विद्युत को आयन प्राप्त होंगे और अपना मतलब कंडक्टिविटी प्राप्त करने में आसानी होगी। तो पॉइंट नंबर डी भी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भी है और ये भी है। क्या ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता हो सकता है? नहीं, इसका उच्च गलनांक और क्वथनांक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द बी इज द राइट आंसर। डी नहीं होगा, बी होगा, क्योंकि ठोस अवस्था में विद्युत की चालकता नहीं होती, बल्कि गलित अवस्था में विद्युत की अच्छा चालकता होती है, आयनिक बंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है? मतलब प्राकृत अवस्था मतलब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बेसिकली जो सोना और चांदी होता है वो अभिक्रिया श्रेणी में सबसे नीचे होते हैं। तो सबसे नीचे होने का मतलब ये है कि वो जो है बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं। तो बहुत ही कम अभिक्रियाशील होने का मतलब वो मुक्त अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं। तो सोना और चांदी इसका सही आंसर होगा। बल्कि जो सोडियम है, कैल्शियम वगैरह, ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे आपको। इसमें सल्फर ऑक्साइड वगैरह की अशुद्धियाँ होती हैं, तो उनको शुद्ध करने के लिए फिर हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इसमें पूछा है क्वेश्चन में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना और चांदी सीधा राइट आंसर। पॉइंट नंबर दूसरा और चौथा, पॉइंट नंबर दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न विधियों द्वारा धातु को परीक्षित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को विद्युत परीक्षण या विद्युत अपघटनी विधि भी कहते हैं ऐसे, के द्वारा अलग किया जाता है? अब विद्युत अपघटनी विधि द्वारा अब उन धातुओं को अलग करेंगे हम जो अभिक्रिया श्रेणी में ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे सोडियम हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि जो होते हैं, इनको हम
विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब सोडियम, सोडियम देखो कहाँ है, सोडियम हो गया और पॉइंट नंबर थर्ड में, तो पॉइंट नंबर थर्ड हो गया आपका डी में और सी में, तो ए कटा बी कटा। उसके बाद आपका बचा क्या, पोटेशियम, पोटेशियम भी मोर रिएक्टिव है, इसको हम विद्युत अपघटन द्वारा अलग कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर फोर, तो पॉइंट नंबर फोर है ऑप्शन नंबर डी में, पॉइंट नंबर सी में है थर्ड, थर्ड जो कि मतलब सेकंड और थर्ड। कॉपर, कॉपर को हम करते हैं अपचयन विधि से, जैसे लो आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, इनको हम अपचयन विधि से अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड 13, वायु में लंबे समय तक उद्भाषण में सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। ठीक है जी, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होती है। जब आप चांदी को देखेंगे, आप खुले वातावरण में रखेंगे तो इस पर सल्फर से रिएक्ट अभिक्रिया कर ये इस पर काली परत जम जाती है, जिससे सिल्वर सल्फेट का निर्माण हो जाता है और ये हमें थोड़ी मतलब डल या काली दिखाई देने लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन की एक विधि है। अब देखो जो आयरन है, आयरन अभिक्रिया श्रेणी में जिंक के चलिए दोस्तों, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है। अब गैल्वेनीकरण एक ऐसी विधि है जिसपे हम लोहे की एक पतली परत, जिंक की एक पतली परत लगाकर लोहे को जंग लगाने से बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जिंक इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है। अब जो आयरन है, अब आयरन जो होता है वो एक मतलब बहुत ही नर्म धातु होती है, लेकिन इसमें हम कुछ अशुद्धियाँ मतलब कुछ मिश्रित करके, जैसे आपने देखा होगा कार्बन वगैरह मिलाकर उसको बहुत कठोर रूप देते हैं। तो जैसे हम स्टील का निर्माण करेंगे तो इसमें हमें कुछ और मिलाना पड़ेगा, जैसे आपको निकिल और क्रोमियम मिलाते हैं, तो जिससे इसका अपीयरेंस भी अच्छा दिखता है और इसमें कठोरनेस भी आती है। तो ये स्टेनलेस के जो हम निर्माण करेंगे तो इसमें हम निकिल और क्रोमियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है और हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है, किसके निर्माण के कारण होता है। जो ये होता है कॉपर CO3 का निर्माण कर लेता है, जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है वायुमंडल में, उससे रिएक्ट कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप का मतलब 20 से 25 सेल्सियस के आसपास जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। बेसिकली जो धातु का गुण है वो है ठोस अवस्था, जो धातु ठोस अवस्था में मिलती है हमें, लेकिन कुछ धातु हैं जो कि जैसे पारा हो गया, पारा आपको द्रव अवस्था में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनकी क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। अब वही जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जो अभिक्रिया श्रेणी में ऊपर की तरफ होती हैं उनको हम उनके विद्युत अपघटन से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सोडियम मोर रिएक्टिव धातु है तो उसको हम विद्युत अपघटन विधि से प्राप्त कर लेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 होगा इसका। उसके बाद आपका कैल्शियम होगा, क्या Fe होगा, नहीं, Fe को हम अपचयन विधि से अलग करते हैं। Fe और कॉपर को हम अपचयन विधि से अलग करते हैं, तो तीसरा और चौथा नहीं होगा, दूसरा होगा, पहला और दूसरा, तीसरा ये भी नहीं होगा, चौथा ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सामान्यतः अधातु चमकीली नहीं होती। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है, निम्न कौन सी अधातु जो है चमकीली है। मतलब वो जो मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन नंबर पहला था वो जो धोतीहीनता एक गुण होता है अधातुओं का, जिसमें मतलब चमक नहीं होती, तो वो इसी पे ही आधारित क्वेश्चन था। तो इसने पूछा सामान्यतः अधातु चमकीली नहीं होती। बिल्कुल चमकीली नहीं होती, इनमें कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है। बेसिकली जो हमारा आयोडीन है, आयोडीन में चमकीले होने का गुण पाया जाता है, तो बाकी सारी धातुएं जो हैं डल होती हैं, लेकिन आयोडीन जो है एक चमकीली धातु। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है। अब जो
मैंने आपको बताया सोना और चांदी होता है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, अभिक्रिया श्रेणी में सबसे नीचे होते हैं। तो सोना और चांदी होगा, तो जो मैग्नीज, जिंक, कॉपर आदि जो है वो चांदी को विस्थापित कर देंगी। तीनों धातुएं चांदी को विस्थापित कर सकती है अभिक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, तीन चिन्हित प्रणालियाँ ए बी तथा सी में क्रमशः सांद्र HCl तथा सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3 और 1 के अनुपात में मिश्रण 3 और 1 के अनुपात में मिश्रण प्रत्येक के 2 ml लिए गए हैं। प्रत्येक प्रणाली में धातु का एक टुकड़ा डाला गया। प्रणाली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रणाली सी में धातु घुल गई, धातु हो सकती है। अब देखो क्या हुआ, जो 3 प्रणाली थी ए बी सी, उसमें सांद्र HCl HNO3 HCl का जो 3 और 1 के अनुपात में मिश्रण क्या क्या होता है, वो होता है एक्वेरेजिया, जो सोना और प्लेटिनम को मिलाने में काम आता है। अब उसने बताया कि ए और बी जो प्रणाली थी उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 3 अलग अलग जो धातु डाली गई थी उसमें, लेकिन प्रणाली सी जो थी उसमें धातु घुल गई। तो कौन सी धातु हो सकती है? अब आप ही बताओ कौन सी धातु हो सकती है? वो ओनली सोना ही हो सकती है, क्योंकि सोना जो है एक्वेरेजिया को में मतलब घुल जाती है। एक्वेरेजिया कह सकते हैं, चंग थोड़ी है, 3 के 1 अनुपात जो होता है उसमें घुल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होता है? एक तत्व होता है, नहीं तत्व एक मतलब प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है, ये तो नहीं हो सकता। एक यौगिक यौगिक क्या होता है? यौगिक का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे आप जल ले लो, जल को अगर आप प्राप्त करेंगे तो जल को प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात है, तभी आपको जल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं जल प्राप्त होगा कि आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाया कि जल प्राप्त होगा, नहीं ऐसा नहीं। उसका एक निश्चित अनुपात है, उसी अनुपात में उतना ही आपको मिलाना पड़ेगा, तभी आपको जल प्राप्त होगा। एक संगामी मिश्रण है, बिल्कुल ये एक संगामी मिश्रण है। इसमें आपको पता ही लगेगा इसमें क्या क्या मिक्स है, तो एक संगामी मिश्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है धनावेशित कैथोड से, नहीं धनावेशित को हम हमेशा एनोड मतलब धनावेशित को एनोड कहते हैं, ऋणावेशित को कैथोड कहते हैं। तो देखो धनावेशित एनोड कहाँ है? पॉइंट नंबर 3 में है, और पॉइंट नंबर 4 में है ऋणावेशित कैथोड। तो 3rd और 4th इज द राइट आंसर। 3rd और 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, जिंक के विद्युत परीक्षण के दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होता है या एनोड पर निक्षेपित होता है? कैथोड एनोड दोनों पर निक्षेपित होता है। भाई कैथोड एनोड दोनों पे होगा, तो फिर कैसे आप इसे अलग अलग करेंगे? तो अलग अलग नहीं कर सकते, तो एक पे होगा ना। तो किस पे होगा? जिंक, देखो जिंक जो है एक धातु है, और जो धातु होती है वो हमेशा कैथोड पर निक्षेपित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक तत्व ए मुलायम है तथा इसे चाकू से काटा जा सकता है। वह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल से प्रचंड अभिक्रिया करता है। प्रचंड अभिक्रिया करता है मतलब ये एक धातु ही होगा। अब धातु निम्नलिखित कौन सी धातु है? अब ऐसा धातु जिसे आप चाकू से काट सकते हैं, मतलब बहुत मुलायम है, तो क्या हो सकता है? वो होगा आपका सोडियम। सोडियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मिश्र धातु एक धातु का एक धातु तथा अधातु के साथ संगम मिश्रण है। मिश्र धातु एक धातु तथा अथवा अधातु के साथ एक संगम मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयव में एक अधातु रखती है? कौन सी एक उसके अवयव में अधातु रखती है? बताओ कौन सी अधातु रखेगी? इसमें होगा स्टील। स्टील इज द राइट आंसर, जिसमें एक धातु होती है जी, एक मिश्रण जैसे पीतल हो गया, तांबा, जिंक का कांसा हो गया, आपका एमलगम जिसमें मतलब पारा वगैरह होगा, तो इसमें पूछा है कि मिश्र धातु में एक अधातु रखती है, तो स्टील इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना। मैग्नीशियम धातु के लिए यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, क्या ये सही है? यह ठंडे जल से अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। मैंने क्या बताया था अभी? जो मैग्नीशियम धातु हो गया आपका, मैग्नीशियम धातु जो है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती, यह गर्म जल से अभिक्रिया करती है। गर्म जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाती है, ये बिल्कुल सही है। भाप से भी अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन यह ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? मरकरी उसके एक अवयव के रूप में
होता है, स्टेनलेस स्टील में होता है, एल्किलो में होता है, सोल्डर में होता है, जिंक में होता है। अब मर्करी जहाँ भी होगा वो हमेशा एमलगम का निर्माण बनाएगा, तो जिंक एमलगम इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया से एक यौगिक जड़ बनता है। चलिए एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है, मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कौन खोएगा, धातु, मतलब अपना स्टेप पूरा करने के लिए। वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब वाई क्या है, अधातु। यह निम्नलिखित में से कौन सा गुण जड़ नहीं दर्शाता। तो जड़ जो है कौन सा गुण नहीं दर्शाता, जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है और एक प्राप्त करता है तो अधातु और धातु के बीच अभिक्रिया हो रही है, मतलब वहाँ आयनिक बंध बनेगा। तो आयनिक बंध बनेगा तो उच्च गलनांक उच्च होगा, बिल्कुल ये सही है। उसके वजह से बचा नहीं दर्शाएगा, तो निम्न गलनांक होगा। गलित अवस्था में विद्युत का चलन करेगा, बिल्कुल गलित अवस्था में अलग अलग हो जाएगा आयन्स। और आयन जो है इलेक्ट्रॉन को फॉलो के लिए अच्छे हैं, जो उसको एक सुचालक का रूप देंगे, उसकी मतलब जो गलित अवस्था होगी, एक विलयन होगा, उसको एक सुचालक का रूप देंगे। ठोस अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल ठोस अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन उसका निम्न गलनांक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, तीन तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं। एक्स का है 2 8, वाई का है 2 8 7 तथा जेड का है 2 8 2। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। एक्स धातु है, क्या एक्स धातु है, वाई एक धातु है, जेड एक अधातु है, वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है। अब देखो जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा है, मतलब 10 है, ये तो धातु नहीं हो सकता। अब धातु क्या है, धातु 1 2 3, जिसके मतलब अंतिम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातु होगी, और जिसके अंत में 8 या होंगे वो जो है अधातु या गैस, उत्कर्ष गैस होगी। मतलब जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आपने देखा होगा। तो वाई जो है एक अधातु है, क्या मतलब वाई देखो इसमें वाई के अंत में 7 है, तो ये अधातु होगा। लेकिन एक्स जो है धातु नहीं होगा, क्योंकि एक्स के अंतिम कोश में 8 है, ये एक उत्कर्ष गैस है। अब गैस है तो एक्स धातु नहीं होगा, बिल्कुल ये तो कथन हो नहीं सकता। वाई धातु है, वाई धातु भी नहीं हो सकता। जड़ अधातु है, जड़ नहीं, जड़ जो है धातु है, क्योंकि इसके अंतिम कोश में 1 2 3 मैंने भी बताया आपको 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अब धातु कौन सी धातु है, 12 12 किसका होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम क्या है, धातु, ये तो आपको वैसे ही पता लग गया। तो वही अधातु है, बिल्कुल वही अधातु है, जड़ जो है धातु है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, धातुएं सामान्यतः क्षारीय अक्षर बनाती हैं, बिल्कुल क्षारीय अक्षर बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उपधर्मी अक्षर बनाती है। जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम एक उपधर्मी अक्षर बनाता है, जो क्षारीय भी और अम्लीय भी दोनों प्रकृति का बना सकता है। ये एल्यूमिनियम का एक खास गुण है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 32, सामान्यतः अधातु विद्युत की चालक नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का अच्छा चालक है, कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो हीरा, हीरा विद्युत का चालक नहीं कर सकता। उसके बाद ग्रेफाइट, सल्फर, क्लोरीन, ये विद्युत के चालक नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है, और हीरा जो है हीट का एक अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 33, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग के लिए जाने वाला यह पदार्थ क्या है। जो आपने तार देखे होंगे, विद्युत रोधी तार जो हमारे घरों में प्रयोग होते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, वो किसकी होती है, सल्फर की, ग्रेफाइट की या पीवीसी की। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें। ऐसे ही हम पूरी एनसीईआरटी को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।